सो हेलो फ्रेंड्स, अगेन ए वार्म वेलकम इन क्रिएटिव कॉमरेड। और आज हम डिस्कस करेंगे 2017 का एक नॉन आईएएस एग्ज़ाम का पेपर है। और एक्चुअली ये पेपर थोड़ा काफ़ी इजी है और इसमें सिंगल पेपर में ही जितना जर्नल एबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा इंग्लिश भी रहेगा और थोड़ा आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन रहेगा। एक्चुअली ये काफ़ी सिंपल पेपर है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें अबाउट 115 क्वेश्चन है। एक्चुअली ये इसको डिस्कस करने का फिर मेन रीज़न इसलिए ये है क्योंकि ये पेपर यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, इसलिए थोड़ा सिंपल है, लेकिन फिर भी डिस्कस करना ज़रूरी है, इसलिए इसको देख लेते हैं ना जल्दी से। तो आज के लिए ये पेपर डिस्कस करेंगे। और ये कंप्लीट, एक्चुअली ये 2017 का है और ये कंप्लीट कंप्लीट जीएस का है। मीन्स इसमें आपका इंग्लिश भी रहेगा और आपका इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस थोड़ा थोड़ा सब रहता है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट एक पेपर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो पहले जो हमारा सेक्शन क्या है, सिनोनिम्स का सेक्शन है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कलर चूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सिनोनिम्स मीन्स नियरेस्ट इन मीनिंग। तो हम यहाँ पे डायरेक्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमें सिनोनिम्स फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है बाउंड अप। पहले क्वेश्चन में क्या वर्ड है, बाउंड अप। बाउंड अप मीन्स क्या होता है, बाउंड अप मीन्स कंक्लूडेड, कंक्लूडेड, ठीक है ना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कंक्लूडेड। द डिस्कशन वाज बाउंड अप आफ्टर ए लॉन्ग एंड फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ व्यूज। Discussion was bound up means discussion was about to end. Okay, so meaning of bound up is concluded. चलिए आगे चलते हैं। He was fully alive to need. He was fully alive to need for making adjustment. Alive to. So what is the meaning of alive to is we need to find the synonyms. So okay, what is the meaning of alive to? Alive to means okay. So I am confused with this word. So first go for elimination method. Alive to, actually this is a phrase, this is a phrase, actually phrasal verb. So try to understand the meaning of this sentence, this word, by reading the sentence. He was fully alive to the need, he was fully alive to the need for making adjustment. Alive to means aware to. So by reading the sentence we get the meaning. क्या हमने सेंटेंस को पढ़ के इसका मीनिंग निकाली है, वो क्या है, वो क्या है, अवेयर ऑफ। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अवेयर ऑफ। लेकिन आपकी यूपीएफओ के एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, तो आप ये वर्ड का मीनिंग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अलाइव टू का मीनिंग क्या होता है, अवेयर ऑफ। चलते हैं आगे। इंटीमिडेट, यहाँ पे इंटीमिडेट, इसका सिनोनिम्स फाइंड करना है। इंटीमिडेट मीन्स फ्राइटेन, ठीक है ना, फ्राइटेन, फियरफुल। इंटीमिडेट मीन्स फ्राइटेन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ड्रास्टिक। ड्रास्टिक मीन्स वेरी वेरी बैड सिचुएशन, वेरी हॉरिफिक सिचुएशन। सो व्हाट शुड बी द सिनोनिम्स, सिंपल, ड्रामेटिक, रियलिस्टिक, सेवर। सो सेवर इज सिनोनिम्स ऑफ ड्रास्टिक। तो अगेन आपको यहाँ पे मिस के स्पेलिंग पे ध्यान रखा है। अगर इसका स्पेलिंग CSEVSEVER होता, तो वहाँ पे ये सेवर का मीनिंग, सेवर का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको इसके स्पेलिंग पे भी ध्यान रखना है। तो ड्रेस्टिक का क्या हो जाएगा, सेवर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ही इज एक्सट्रीमली मेटिकुलस। मेटिकुलस इज वेरी पॉपुलर वर्ड यूज बाय यूपीएससी। सो मेटिकुलस मीनिंग इज क्या है, क्या है मेटिकुलस का मतलब, केयरफुल। ओके, केयरफुल। आगे चलते हैं। द एक्सपर्ट माइन्यूट एग्जामिनेशन। तो माइन्यूट, सिनोनिम्स ऑफ माइन्यूट इज quick, detailed, superficial, prolonged. So lots of people think about minute is means like a very minimal, non-significant, very small. But here minute meaning is detailed. Okay, we have to study, we have to find minute error. So mean we are finding the error in very detailed manner. So what is the meaning of minute? Meaning of minute is detailed. Okay, because you can also solve this question by elimination method, because my note is not related to quick, so quick would be eliminated. My note is not related to superficial, so this is also would be eliminated. And my note is prolonged means
long duration. So this is also before a long duration, so this is also not related to minute. So what should be the right answer? Right answer should be the D, B. So you can also find the answer by elimination method. चलिए आगे चलते हैं. The decision of union government to repeal. What is the meaning of repeal? Suppress, no. Amend, no. Cancel, withhold. Cancel or withhold. So withhold also should be eliminated. Repel is not related to repel, maybe you think like that, repel is related to suppress, so hold with this option, and amend is not related to repel, so you have to confuse with these two options, suppress and cancel. So read the sentence. The decision of union government to repeal the urban land ceiling act has been welcomed by all. तो रिपेल मीन्स क्या होता है, क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे इसका मीनिंग, ठीक है ना, रिपेल का हो जाएगा कैंसिल. स्पेलिंग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स. आगे चलते हैं. दिस इज द मैडन अपीयरेंस इन द स्क्रीन. तो मैडन मीन्स क्या होता है, फर्स्ट. मैडन मीन्स क्या होता है, फर्स्ट. सिंपल वर्ड है. एट द एंड ऑफ मैराथन एवरीबॉडी वाज एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड. एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड. सो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स. एक्चुअली ये पेपर ही सिंपल होता है पूरा. इसमें आपको सारे क्वेश्चन काफ़ी सिंपल लेवल के मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है, तो इसका एनालिसिस जरूरी है, ठीक है ना. चलिए आगे चलते हैं. ही गेव मी ए काउंटर फीट कॉइन. काउंटर फीट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटर फीट इज fake. Counterfeit means fake. Okay, so what is the synonyms of counterfeit is fake. Now move our next question. So next section, actually this is antonyms. We need to find the opposite of the underlined word. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं. पहला वर्ड क्या है, रन डाउन. तो रन डाउन का क्या मतलब है. run down means you are tired, you are doing a work and you got tired. Okay, you lose all your energy, you lose all your energy. So what should be the opposite of run down? Morbid, no. Energetic. So energetic is the opposite of run down. Exhausted means tired. This is synonyms of run down. Emotional is not related to the run down. Okay, so this is the right answer. Now move on next question. Precedent. Okay, violence. What should be the opposite of violence? This is very simple. Reason, instigation, restraints, sobriety. Sobriety is like sincerity. Okay, sobriety is related to calmness. Calm. Okay, so what is the right answer is sobriety. Violence opposite is sobriety. Generous is very common word. So generous. Selfish is not related to generous. Okay, actually you maybe think like that, selfish would be the option, so hold with that option. Spendthrift is not related to generous. And indecent is also not related to generous. So selfish and niggard. So niggard is the synonyms of miser. Okay, miser. Generous means you are doing something for without any your benefit. You are doing something for someone without your benefit, means you are kind, generous. Okay, so what should be the opposite of niggard? Not a selfish. Okay, actually this is very confused. These two option is very close. Okay, so we have to analyze the right option. चलिए आगे बढ़ते हैं. He was just idle by temperate. So idle, we need to find opposite of idle. Employed is not related to the idle. Occupied, industrious, happy. So idle means you are like you are sitting idle. Okay, so what should be the opposite of industrious? You are very hardworking man. Most of decision taken by the officer were unjust. Unjust means not right. Unjust means unlawful, not right. So what should be the opposite? Serious, lenient, correct. So correct should be the right opposite of unjust. Now move on next question. Delight. We need to find the opposite of delight. Revolt, dissatisfaction, enjoyment, disgust. So enjoyment is synonyms of delight. Dissatisfaction is you are not satisfied, and revolt is like you are taking revenge. Not taking revenge, you are raising your voice. Okay, so disgust is opposite of delight. This is the right answer. He was quite concerned. Concerned, you are very
known with this word concerned. This is very easy word. So what should be the opposite? Unrelated, indifferent, dispassionate, carefree. So concerned, so here you unrelated unrelated is you maybe think like that this word is similar with concerned, but not. Unrelated is sound odd. Okay, so we would eliminate this option. Indifferent, dispa- dispassionate is also opposite of passion. Okay, so this is out of scenario. So here we got confused with these two words, indifferent and carefree. Okay, indifferent and carefree. So carefree is opposite of careless. Okay, carefree is opposite of careful. Okay, carefree is the opposite of careful. So what should be the opposite of concerned? Is indifferent. Indifferent का मीनिंग होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, you are indifferent with this matter. They are confident of success. So confident, opposite of confident is very simple, diffident. We carried on means we are working continuously, we are working continuously, we are doing what we was doing. Okay, carried on. So what should be the right answer? Is called off. Very simple. This TV has many indigenous components. So indigenous meaning is native. Okay, so what should be the opposite of indigenous? Is foreign, Indian, foreign, unnatural, genuine. So foreign. अभी अपना अगला है सेक्शन है, इसमें क्या करना है? सेलेक्टिंग द वर्ड के लिए ऑप्शन है। तो ये हमारी ईपीएफओ एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको स्केप करेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। तो जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते वहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस भी हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, अब हमारा स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन आता है हमारे ईपीएफओ के एग्जाम में, तो हम यहाँ ये सेक्शन देखेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या देखते हैं? पहला हमारा क्वेश्चन 36। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज द कंप्लीट पाथ ट्रेवर्स बाय द इलेक्ट्रिकल करंट, नो एरर। So again reads the sentence very carefully. An electrical circuit, this is singular. Okay, an electrical circuit is, okay, is the right, the complete path traversed by electric current, so this is the right sentence. We didn't find any error, so what should be the right answer? Is no error. No error means answer is D. Now move on next question. He waved us bye as he boarded the train which disappeared into the tunnel. Okay, so he waved us bye. So here you found, please analyze this question, because bye spelling of bye is wrong. Okay, so in error detection you can also find error relating to the spelling. Okay, so what should be the right answer? Is A, because error in part of A. What is the right spelling of bye? The bye should be byi, not a by. Okay, now move on next question. Actually I was checking that recording is on or not. Okay, so 38. There was past tense, great deal that had passed. Okay, to be scrapped. That okay, what is the that is the that has to be scrapped, that must be scrapped, that has to be scrapped, that must be scrapped. So this is sound like odd. Okay, this is absurd, this is odd, because we have used here that, and again we are using that without any reason. What we can use? We can use and. Okay, that had to be scrapped and must be scrapped, so error in part of A. If you want to confirm, you should read the next sentence. But surely India could not have been when the undoubtedly was, and could not have continued a cultural existence for husband of year. So no need to go through the all sentence, because you find your goal, you find your error. Okay, so this is the right answer, error in part of A. Now move on next question. With regard to the interior decoration, read carefully. With regard to, this is preposition. Okay, regard to interior decoration, with regard to interior decoration.
Okay, so what should be the subject is interior decoration. It is okay, it is the attention given, it is the attention given to right to the less overt aspects. So this is also because singular. Okay, so here aspects of using less overt aspects of using space. Okay, that give it life. So here you can find it because this is give, this is plural. What should be the, what should be here, this should be gives. Okay, not a give, there should be gives. So error in part of B. Now move on next question. A small parcel of novel, a small parcel of. So I explained in my marathon video, when you find off in your sentence, अगर आपको अपने सेंटेंस में ऑफ मिलता है तो उसके जस्ट पहले का सब्जेक्ट देखिए, तो क्या है ये स्मॉल पार्सल, सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो आपका जो वर्ब होना चाहिए वो भी सिंगुलर, तो वो वर्ब भी आपका सिंगुलर है, ठीक है ना, बेटर देन नन, तो ये क्या है, करेक्ट राइट वर्ड है, सो नो इरर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन दिस इज नॉट यूजफुल फॉर अवर ईपीएफओ एग्जाम, बट हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। करने में each of the following sentence in this section had a blank space and four word or group of words given after the sentence. Select the word or group of word you consider most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly. Okay, so he looks present tense as if, he looks as if he is very. So here your sentence is present tense, so here this should be also present tense, he is, so it is the right answer. My husband, say my house is insured theft and fire. Insured for, insured against, insured towards. So by reading the sentence you can easily guess the answer. What should be the right answer is against. Now move on next question. The result of prolonged discussion was, actually the result of prolonged discussion was, so here helping verb is was, so what we can use, we can use continuous word, continuous tense, like disappointing. Okay, not a disappointed. So what is the right answer is disappointing. You are lucky in the 20th century. So this is again a phrasal verb. Okay, this is again a phrasal verb. To have been, have been means you have been, have, what is the meaning of have been, had been. Okay, so have been is denote you are belonged from particular place. Okay, so you are lucky, you are lucky to have been born in 20th century. So this is the right answer. Sita is true, Sita is true to word, her word. So this is very simple question, her word. Okay, here since I saw, so यहाँ पे here since is used. Okay, so we get a idea that our sentence should be a perfect tense. Okay, so what should be the have or had, have or had. Okay, so here this is past tense I saw. Okay, so what should be the right answer, had passed. Now move on next question. When he heard the terrible noise to ask me what was. So this is again where what was going on. Okay, could you lend me some money, I am very short of, very simple friends. I think this section no need to be, this section sorry, this section should not be discussed, but I am discussing. Okay, I saw her when she was standing the side of old statue, at side of, in, beyond, very simple, by side of. Okay, so right answer is A. Now move on next question. True friend never, ah, true friend never their loved ones in adversity. Okay, abuse, criticize, befool. So ट्रू फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जो सच्चे दोस्त होते हैं अपने फ्रेंड्स को बुरे समय में, खराब स्थितियों में भी साथ नहीं छोड़ते, ठीक है ना। तो एब्यूज इज अपोजिट, एब्यूज इज अ रॉन्ग वर्ड, क्रिटिसाइज इज आल्सो बिफूल, नो, सो राइट आंसर इज डिजर्ट। Now we have completed with the English section. Now we will discuss the CS section. Okay, so here इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या है, आपका इंग्लिश सेक्शन भी दिया हुआ है। आपका जो पेपर है वो इंग्लिश मीडियम में भी है और आपका हिंदी मीडियम में भी है, ठीक है ना। तो
मैं हिंदी मीडियम से डिस्कस करूंगा, और जहाँ जहाँ पे हिंदी वाले सेक्शन में प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे हम इंग्लिश का क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी तो समझ में आ जाएगी, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए ठीक है ना। चलिए ये स्टार्ट करते हैं इसका हिंदी सेक्शन से। क्या बोल रहा है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक बात आपसे बताना चाहूंगा, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो तो जितनी भी आपकी पंचवर्षीय योजना है, खासकर करंट वाली 12वीं 11वीं 10वीं, ठीक है ना, इनका आप फीचर, इनके दौरान जीडीपी का कितना टारगेट रखा गया था, ये सब चीजें जरूर पढ़ के जाइए, खासकर करंट 10th 11th 12th, और मे बी यू शुड स्टार्ट फ्रॉम 7th। ओके, 7 से आप पढ़ के जाइए। ये पाँच पाँच से भी पढ़ के सकते हैं, एक्चुअली पढ़ना तो पूरा चाहिए, लेकिन आपको अपनी सुविधा के अनुसार, है ना। तो पंचवर्षीय योजनाएं का उनका पंचवर्षीय योजनाएं, उनका जीडीपी टारगेट, उनका फीचर जरूर पढ़ के जाइए फ्रेंड्स। तो चलिए क्या पूछ रहे हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना के उपागम लेख द्वारा योजना अवधि 12-17 हेतु भारत के जीडीपी के औसत वृद्धि के लक्ष्य के रूप में, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि 2012 से 17 के लिए, मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए जीडीपी का लक्ष्य कितना रखा गया था, ठीक है ना। 7%, 8%, 9%, 10%। एक्चुअली इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, क्योंकि उस समय अपना जीडीपी की, इंडिया की जीडीपी काफी अच्छे लेवल पे थी, तो 9% का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है ना। चलिए, तो राइट आंसर इज सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। भारत के संविधान की 11वीं सूची द्वारा, ये बात आपको पता है ना, 73 अमेंडमेंट 1992 द्वारा पंचायती राज को लाया गया, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा जो विषय है वो पंचायती राज से जुड़ा नहीं है, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, ये तो पंचायत का मूल है भाई, क्योंकि जो लोग गांव में रहते हैं तो इसी टाइप का ऊर्जा संसाधन यूज करते हैं। सड़कें जरूरी हैं। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा मीन्स देखिए, प्राइमरी शिक्षा तो जरूरी है, पंचायत लेवल पर बात की जाती है आपके प्राइमरी शिक्षा की, ठीक है ना। उच्च शिक्षा की बात पंचायत लेवल पर नहीं की जाती। पुस्तकालय, हाँ, गांव के लिए लाइब्रेरी की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही नहीं है उच्च शिक्षा, ये सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1760 और 1800 के बीच ब्रिटिश औद्योगिक विकास में, औद्योगिक विकास मीन्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब पहली बार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वर्ड का प्रयोग किसने किया था। तो एक्चुअली फ्रेंड्स इसका, इस वर्ड का सबसे पहला उपयोग अर्नल्ड टोयनबी ने किया था। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए अगले पे चलते हैं। 54 द इंडियन स्ट्रगल 1920 1934 पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन से हैं। तो जो इंडियन स्ट्रगल बुक लिखी गई है, एक्चुअली ये फ्रेंड्स, ये इसका आंसर मुझे इसलिए पता है क्योंकि करंट में अभी कुछ दिन पहले अपने सुभाष चंद्र बोस जी का कुछ डे था, ठीक है ना, तो उनका उनका एक लेक्चर आता है यूट्यूब पे। अब किसके चैनल के थ्रू है मुझे याद नहीं है, तो शायद धे का था या किसी और का, तो वहां पे मैंने सुना था। इसका राइट आंसर, तो चलिए फ्रेंड्स, द इंडियन स्ट्रगल 1920 1934 पुस्तक के लेखक कौन है आपके, सुभाष चंद्र बोस, तो राइट आंसर इज सी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 1986 के स्वदेशी अभियान के बारे में, सॉरी 1896 के स्वदेशी अभियान के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप 1896 के स्वदेशी अभियान के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं तो स्वदेशी अभियान के बारे में एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो इसका केंद्र महाराष्ट्र था, सही बात है। इसके प्रमुख भागीदार विद्यार्थी थे, ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। इसके इसमें इसने आयात पर सीमा शुल्क लगाने का विरोध किया। नो, स्वदेशी अभियान आयात पर सीमा शुल्क लगाने से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन हम फोर्थ पे भी पढ़ लेते हैं। इसमें विदेशी वस्त्रों को सार्वजनिक रूप से जलाया गया, ये सही है। तो गलत क्या है, इसने आयात पर सीमा शुल्क लगाने का विरोध किया गया था, ये गलत है। सो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ की स्थापना की गई। तो फ्रेंड्स ऑप्शन पढ़ते हैं। द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये तो नहीं होगा क्योंकि लंदन में स्टेबलाइज किया गया था, ठीक है ना। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, दिस इज आल्सो आउट ऑफ सिनेरियो, so you may be confused with these two option, we have left with these two option, so what should the right answer। so इस कंडीशन में क्या करना है हमें, इस कंडीशन में भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। क्या है इसका राइट आंसर, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो एक्चुअली फ्रेंड्स क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन अगेन कंफ्यूजिंग है। क्योंकि कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि यूपीएससी के थ्रू क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो आप भी जब यूपीएससी का पेपर सॉल्व करें फ्रेंड्स, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। ऑप्शन टिक करने से पहले थोड़ा ऑब्जर्व करके ऑप्शन टिक करिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरियाना खाई, मेरियाना गर्त किस महासागर तल में स्थित है? चलिए, तो अटलांटिक नो, प्रशांत ओके, पूर्वी प्रशांत ओके। सो हियर अगेन अगेन वी हैव लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शन ओके, दिस इज आल्सो एलिमिनेटेड बिकॉज हमें ये पता है कि मेरियाना गर्त कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। लेकिन अभी पूछ रहा है पश्चिमी की पूर्वी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी प्रशांत महासागर में, तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इंग्लिश वाला सेक्शन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना हो तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये इसलिए मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। हम्म। अगला हमारा क्वेश्चन है टकला मकान, काफी अच्छा नाम है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो एक्चुअली फ्रेंड्स ये टकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया में स्थित है। मध्य एशिया मतलब मध्य एशिया में आपके, अब मध्य एशिया में आपका कौन सा कंट्री है, क्या कहाँ पे पर्टिकुलर स्थित है, ये तो मेरे को नहीं पता। आप अगर सर्च करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा मध्य एशिया में, ठीक है ना। एक्चुअली फ्रेंड्स इसका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, तो और काफ़ी ऑब्जेक्टिव है, काफ़ी एक्चुअली लाइक एसएससी टाइप के एग्जाम के क्वेश्चन है। लेकिन अगर ये यूपीएससी के थ्रू आस किया गया तो इंपॉर्टेंट है, उससे उससे इसका लेवल हाई ही होगा, तो मैंने ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ठीक है ना। तो मध्य एशिया में है। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? ठीक है ना। तो नंद नंदाकिनी तो होगी नहीं, ठीक है ना। धौली गंगा एलिमिनेट कर देते हैं। हमारे पास बचता है भागीरथी या मंदाकिनी। तो आप ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ पे गलती कर सकते हैं, क्योंकि रुद्रप्रयाग की बात कर रहे हैं तो कई लोगों के मन में आइडिया होता है कि भागीरथी नदी हो सकती है, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर क्या है? मंदाकिनी। तो रुद्रप्रयाग से कौन सी नदी रिलेटेड है? मंदाकिनी और अलकनंदा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय शहरों को पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी अवस्थित के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर अपने को जाना है, ठीक है ना। ये इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये इंडिया का मैप है, ठीक है ना। और ये पश्चिम है, ये पूर्व, तो आपको पता है पश्चिम में गुजरात है, ठीक है ना। गुजरात, राजस्थान, ये सब है। तो जोधपुर ये पश्चिम से पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो जोधपुर हो जाएगा इसका, और उसके बाद अपन इधर आएंगे तो मध्य प्रदेश पड़ेगा, तो भोपाल हो जाएगा 2 3 ओके। तो राइट आंसर इज बी। चलिए आगे बढ़ते। शीत ऋतु के दौरान कश्मीर क्षेत्र में होने वाले वृष्टिपात की अतिरिक्त मात्रा किसके द्वारा लाई जाती है? वृष्टिपात क्या है इसका मुझे क्लियर नहीं है, तो इसका देख लेते हैं इंग्लिश वाला वर्जन। 61 द कश्मीर रीजन रिसीव एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द विंटर ब्रॉट बाई ओके। सो यहाँ पे बोल रहा है प्रेसिपिटेशन की बात हो रही, तो किसके कौन से सॉरी शीत ऋतु के दौरान कश्मीर क्षेत्र में होने वाले वृष्टिपात की अतिरिक्त मात्रा किसके द्वारा लाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शीतोष्ण चक्रवात के द्वारा, ठीक है ना। अब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, तो उसके द्वारा उसमें जो शीत ऋतु के दौरान जो जो भी लाया जाता है, जो भी प्रेसिपिटेशन मतलब बर्फ के साथ जो भी बाकी अलग इम्प्योरिटी होती है, एक्चुअली इम्प्योरिटी के रिगार्डिंग बात कर रहा है, तो किसके द्वारा लाया जाएगा? क्योंकि शीतोष्ण चक्रवात के द्वारा। ये कॉमन सेंस से सॉल्व करने वाला फ्रेंड्स क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के किस भाग में कलाकोट तृतीयक टर्सरी कोयला क्षेत्र है? भारत के किस भाग में कोयला क्षेत्र है? तो फ्रेंड्स अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, देखते हैं ऑप्शन, पहले देखते हैं। असम के ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में, नहीं, असम से तो नहीं रिलेटेड है कोयला क्षेत्र। झारखंड और पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी में, हाँ यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि झारखंड में, क्योंकि कोयला काफी ज्यादा पहले होता था, ठीक है, अब भी होता है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे इसको देखते हैं। हिमालय पर्वत प्रदेश में, केरम की इलायची पहाड़ियों में, नहीं, ठीक है। तो अब आप कंफ्यूजन हो सकता है इसमें और इसमें, तो आप क्या मार्क करोगे? आप मार्क करोगे बी, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के एग्जाम पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर है हिमालय पर्वत प्रदेश में, याद रखिएगा, कलाकोट तृतीय कोयला क्षेत्र पाया जाता है। आगे चलते हैं। टेंडन जिसके माध्यम से मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं, निम्नलिखित में से किस एक लंबे रेशेदार प्रोटीन के दृढ़ संघन बंडल होती है? ठीक है ना। तो ये जो टेंडन होती है जिसके द्वारा मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं, वो किस रेशेदार प्रोटीन से बनी होती है? तो प्रकार से ये कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स कोलेजन ओके। कोलेजन से बनी होती हैं, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के साइंस के बुक में कोलेजन, ठीक है ना।
राइट आंसर क्या है? कोलेजन। आगे बढ़ते हैं, स्लीप पथ के रोग कारक। स्लीप पथ क्या होता है? 64, थोड़ा इंग्लिश वाला देखते हैं इसका। 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द, अच्छा एलिफेंथेसिस, एलिफेंथेसिस के बारे में पूछा जा रहा है। तो एलिफेंथेसिस के रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में कौन सा है? ठीक है ना। इसका राइट आंसर, एक्चुअली ये भी काफी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक है फ्रेंड, आप इसको कॉमन सेंस से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूचेरेरिया ब्रैंकोफ्ट, ठीक है ना। तो आप इसका नाम याद रख सकते हैं अगर आपको रखना हो तो, नहीं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखिए एक बार, बस उसके बाद छोड़ दीजिए, याद करना है रटना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है, ठीक है पता है, जो मानव त्वचा, बाल और परितारिक आइरिस को रंग प्रदान करता है, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा मेलानिन क्या होता है, ये ऐसा एक वर्णक, मतलब क्या होता है? 65 पिगमेंट, ओके, नेचुरल पिगमेंट। तो मेलानिन एक ऐसा नेचुरल पिगमेंट है जो मानव त्वचा, मतलब मानव त्वचा को, बाल और आइरिस को भी रंग प्रदान करता है। तो यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमेशा किससे सुरक्षा प्रदान करेगा? परावैंगनिक विकिरण से, ठीक है ना। अवरक्त विकिरणें हमारे वायुमंडल में नहीं आएगी, एक्स किरणों से कोई रिलेशन ही नहीं है, लघु रेडियो तरंगों से कोई हानि नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमको किससे सुरक्षा प्रदान करेगा? परावैंगनिक विकिरण से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। बढ़े हुए सीरम यूरिक अम्ल स्तर के कारण गाउटी आर्थराइटिस से ग्रसित, आर्थराइटिस के बारे में बोल रहा है, आर्थराइटिस से ग्रसित रोगियों को निम्नलिखित खाद्य घटकों में से किस एक का अंतर्ग्रहण न्यूनतम रखना चाहिए? ये बोल रहा है कि जिनको आर्थराइटिस की बीमारी है उन्हें क्या चीज नहीं खाना चाहिए? तो फाइबर नहीं, फाइबर तो हड्डियों के लिए अच्छा होता है। न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट तो जरूरी है, फाइबर जरूरी है। लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, तो अम्ल देखिए, जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उन्हें अम्ल लेने से मना किया जाता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, रोगाणुओं, माइक्रोब्स के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। इनका उपयोग वहित मल उपसंचार संयंत्रों, सीवेज में, ट्रीटमेंट प्लांट में होता है। सही है, सही है, ये करेक्ट है। पेय पदार्थों के उत्पादन के लिए, जैसे आपका एल्कोहल, कैसे? माइक्रोब्स के थ्रू ही बनाया जाता है, ठीक है ना। किसी रोगाणु से कोई एंटीबायोटिक प्राप्त नहीं किया गया, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि हमारा जो एंटीबायोटिक मिल बनाया जाता है वो रोगाणुओं के प्रति ही बनाया जाता है। रोगाणु और विषाणु दोनों के अगेंस्ट बनाया जाता है, तो रोगाणु से एंटीबायोटिक बनता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमें गलत ही फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। डी वाला ऑप्शन ये पढ़ लेते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। रोगों के उपचार हेतु कई जैव सक्रिय अणुओं को प्राप्त करने के लिए इन्हें प्रयुक्त किया जाता है। जैव्स, ओके, तो रोगों के उपचार के लिए हम इसे शायद प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन हमें अपना आंसर मिल गया है, ऑप्शन सी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सुनहला धान, गोल्डन राइस, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल का पादप है जिसमें समाविष्ट जीन किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है? तो गोल्डन राइस में किसका संश्लेषण होता है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, विटामिन ए का, ठीक है ना। गोल्डन राइस न्यूज में रहता है, गोल्डन राइस कभी कभी, तो वहां से हमको जानकारी मिल जाती है। कोई पिंड एक वर्तुल पथ पर, व्हाट इज वर्तुल पथ? 69 का इंग्लिश वाला देखते हैं। 69, एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ, ओके, सर्कुलर पाथ विद ए कांस्टेंट स्पीड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। द सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर फॉर ए जेंटल कर्व, जेंटल कर्व मीन्स larger curve than that for a sharp curve. The centripetal acceleration is greater for a gentle curve than for a sharp curve. ये पूछ रहा है फ्रेंड्स, जो आपका, जो जैसे मान लीजिए आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में बाइक घुमा रहे हैं, ठीक है ना। और एक यहाँ पे लार्जर है, एक लार्जर पाथ है और एक शॉर्टर है। तो किस में आपको ज्यादा एक्सिलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन मिलेगा? तो ये शॉर्टर वाले में आपको ज्यादा सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन मिलेगा। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन इज ग्रेटर फॉर ए जेंटल कर्व देन फॉर ए शार्प कर्व। The centripetal acceleration for of the object is smaller for gentle curve. Okay, so right answer क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, 69 का ए। कहने का मतलब ये है
कि जो तीक्ष्ण वक्र पे हमें ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलता है, ठीक है ना, कंपेयर टू लार्ज बड़े लूप पे, ठीक है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें ज्यादा कहाँ मिलेगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। एक्चुअली ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, इसलिए मैं इसको लीव कर रहा हूँ, ठीक ना। चलिए देखते हैं, प्रेरकत्व के एसआई मात्रक का प्रतीक एच है, इसका अर्थ है प्रेरकत्व का एसआई मात्रक। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सिंबल ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का एसआई मात्रक एच है, ठीक है ना। एच किसका प्रतीक है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे फ्रेंड्स, एच किसका प्रतीक है, हेनरी का कि हर्ट्ज का। तो हर्ट्ज किसका प्रतीक होता है, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। तो एच यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेनरी। राइट आंसर क्या है, हेनरी का, ठीक है ना। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए, निर्वात में 5 रुपए का सिक्का, गौरैया पक्षी का एक पंख और एक समान ऊंचाई से, ओके, तीनों चीजें एक समान ऊंचाई पे रखी गई हैं। यहाँ पे कोई निर्वात मतलब यह है कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक ना, फोर्सलेस है। ऊंचाई से एक साथ गिराया था, उनके द्वारा तल पर पहुंचने में लिया गया समय T1 T2। तो इस स्थिति में हम अवलोकन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ऊपर से कोई चीज गिराते हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज, अगर वो कितनी भी स्मॉल हो कितनी भी बड़ी हो, छोटा पत्थर, एक 5 ग्राम का पत्थर और एक 500 केजी का पत्थर भी अगर आप काफी ऊंचाई से गिराते हैं, तो दोनों हमेशा अर्थ पे एक सेम टाइम पे पहुंचेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। क्या फार्मूला होता है इसका, ग्रेविटी का फार्मूला। एक्चुअली जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वो किससे, वो मास से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है ना। G1 G2/r², इससे रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो मास से रिलेटेड नहीं होता, तो मास कितना भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो समान समय पर एक साथ पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। लेकिन ये आइडल कंडीशन है, ठीक है ना, ये आइडल कंडीशन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रकाश के प्रयोग द्वारा किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को क्या कहते हैं। देखिए, प्रकाश के, जैसे आप किसी भी धातु पे प्रकाश, काफी ज्यादा मात्रा में प्रकाश अगर पड़ेगा उस पर, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाके मूव हो जाते हैं, मूव होने लगते हैं। तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, प्रकाश से उत्सर्जन हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है। तो अगेन देखिए फ्रेंड्स, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इससे डिमोटिवेट मत होइएगा, ठीक है ना। हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। एक्चुअली कुछ क्वेश्चन होते हैं जो काफी सिंपल हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 मिनट। आगे चलते हैं, रेडियो एक्टिविटी का मापन किससे किया जाता है। रेडियो एक्टिविटी का जो मेजर करते हैं किससे किया जाता है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीएम काउंटर से हम इसका मेजरमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, वाहनों में पश्च दर्पण, तो वाहनों में पीछे देखने के लिए जो दर्पण प्रयुक्त किया जाता है वो कौन सा होता है। पीछे देखने के लिए जो दर्पण हमारे साइड में लगा होता है वो कौन सा मिरर होता है, उत्तल होता है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स ही होता है उत्तल मतलब ना, एक मिनट, कॉन्वेक्स, ओके, राइट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। आगे बढ़ते हैं, करेंसी नोट में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए पराबैंगनी तरंगे, अवरक्त तरंगे, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन फॉर्जरी। नकली नोटों को पकड़ने के लिए कौन से वेव का यूज किया जाता है, तो वो वेव क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, अल्ट्रा वायलेट वेव, ओके, अल्ट्रा वायलेट वेव। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी पी प्रकार के अर्धचालक की, पी प्रकार के सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं। पी प्रकार के सेमीकंडक्टर में आवेश वाहक मतलब जिसके द्वारा करंट फ्लो होता है। तो पी प्रकार के सेमीकंडक्टर में किसके द्वारा करंट फ्लो होता है, होल के थ्रू करंट फ्लो होता है, ठीक है ना, डी। तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, ये इसका आइडिया नहीं है फ्रेंड्स, इसको छोड़ देते हैं। जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किससे बने होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे पानी है, ठीक है, जब ये उबलेगा तो इसके जो बुलबुले होंगे किससे बने होते हैं, जल वाष्प से बने होते हैं, ठीक है ना। आप में भी कंफ्यूज हो सकते हो कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, पर इसका राइट आंसर क्या है, जल वाष्प, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा यौगिक पानी में घोले जाने पर विद्युत का चालन करता है। तो देखिए, और क्षारीय विलयन है, तो HCl में भी विद्युत का चालन होता है और NOH में विद्युत का चालन होता है, लेकिन HCl क्या है, एसिडिक है, और ये क्या है, बेसिक है, क्षारीय है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं,
हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग क्या होता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग कांच के अम्ल लेखन में किया जाता है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। विरंजन के रूप में COCl2 होता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। वह स्पीसीज प्रकार जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही है जो, देखिए ये दिया हुआ है 35Cl17, ठीक है ना, तो ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके बराबर है। तो अगेन ये साइंस का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमें वैलेंसी फाइंड करने का एक बहुत ही बेसिक मेथड पता है, 2 8 इलेक्ट्रॉन की कक्षा, सॉरी कक्षाओं में क्या कैसे विवरण होता है, 2 8 18 ऐसे होता है ना, 2n² के हिसाब से, तो 2 8 8 ऐसे होता है शायद, ठीक है, 2 8 8। तो देखिए 2 8 इसका क्या है, 17 है, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक 17 है, तो 2 8 बाहरी बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा है तत्व है जिसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है? तो ये देखिए सल्फर देखिए 16 है, तो बाहरी तत्व में, बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। सल्फर में भी बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। आर्गन आर्गन 18, तो इसका करते हैं 2 8 और 8 18 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, प्लस है, प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7। तो ये और तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर रहेगा, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे मूव करते हैं। यौगिक C4H12O4 में कितने मोल, इसका तो नहीं पता फ्रेंड्स, इसके लिए इसको छोड़ते हैं, ठीक है ना, लीव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह वाक्य कहलाता है। एक समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, कौन सा लॉ बोलता है, ओवोगैड्रो लॉ बोलता है फ्रेंड्स। अगर आपने साइंस से 11 और 12th किया है तो वहां से आपको आइडिया होगा, ठीक है ना। इल्बर्ट विधेयक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इल्बर्ट विल के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो एक्चुअली इसका ऑप्शन इसमें प्रस्तावित था कि आपराधिक मामलों में भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपियों पर न्याय विचार करेंगे, तो सही बात है, इल्बर्ट विल इसीलिए लाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप आगे मत पढ़िए क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हमें राइट आंसर मिल गया तो बस वहीं पर खत्म कर देना, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर इज ए। आगे, संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होने पर भी निम्नलिखित में कौन संसद के दोनों सदनों की बैठक में उपस्थित हो सकता है फ्रेंड्स? ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए संसद का सदस्य नहीं है लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसके दोनों सदन पे भी बैठ सकता है, तो वो कौन सा है, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, शायद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है ना। 87 देखते हैं इसका, सॉरी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, अटॉर्नी, भारत का महान्यायवादी मीन्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऐसा होता है जो दो सदस्य ना होते हुए भी, राज्यसभा लोकसभा सदस्य ना होते हुए भी उसके दोनों बैठक में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसके बारे में यह माना गया है कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से आइडिया होगा, जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, ठीक है ना, उसका ये क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहा है कि उसमें कौन उसका नेता था, तो उनका नेता कौन था, नाना साहिब, ठीक है ना। ऐसा किसके द्वारा बोला गया था, 1857 के, है ना, नाना साहिब जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन 18वीं शताब्दी के अवध राज्य का संस्थापक था? तो एक्चुअली ये कंफ्यूज कर रहा है, 18वीं शताब्दी बोल रहा है तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अवध राज का संस्थापक कौन थे, शहादत खान, ठीक है ना। शहादत खान अवध राज के संस्थापक थे। एक्चुअली ये पर्सियन वंश के थे, ठीक है ना, पर्सिया मतलब ईरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। यंग बंग आंदोलन का काफी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक वेरी टैलेंटेड पर्सन एंड वेरी टैलेंटेड, दिस इज जीनियस एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन, हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन का स्टार्ट किया था। और ये काफ़ी टैलेंटेड थे फ्रेंड्स, इन्होंने 17 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी का इन्हें प्रोफेसर बनाया गया। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी पीपल, दिस इज जीनियस पर्सन लाइक आइंस्टाइन, ओके, लाइक रामानुजन, दिस इज जीनियस पर्सन। आगे स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यह अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, सही है। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिलों में 3 माह से अधिक समय तक हड़ताल रही, चलिए
आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया। ठीक है ना। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या सही नहीं है। देखिए, 1942 में शुरू हुआ, ठीक है। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल में 3 माह से अधिक समय तक हड़ताल रही। तो भारत छोड़ो आंदोलन चला तो उस समय तो हड़ताल हो सकती है, ठीक ना, ये राइट हो सकता है। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। देखिए फ्रेंड्स, जो भारत छोड़ो आंदोलन में हिंदू महासभा और एक्चुअली मुस्लिम लीग के बारे में तुम्हें कंफर्म नहीं हो, ठीक ना, तो ये यहाँ पे गलत हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, ठीक है ना, क्योंकि मुस्लिम लीग के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि मुस्लिम लीग ने सक्रिय रूप से भारत छोड़ो आंदोलन में शायद भाग नहीं लिया था, ठीक है ना। तो याद रखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन में अलग थी मुस्लिम लीग। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर इज सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन मेंस सिंगल टाइटल 2017 का विजेता निम्नलिखित में कौन सा था। तो अगेन ये करंट ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि 2017 का पेपर है, तो ये करंट ईयर का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से आइडिया रख सकते हैं कि इस प्रकार जो बैडमिंटन सिंगल होता है तो उसके लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला स्टैटिक क्वेश्चन है, कोराडी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे स्थित है। तो कोराडी थर्मल पावर स्टेशन नागपुर में स्थित है, याद रखिएगा। एक बार पढ़ना है आपको, ज्यादा रटना नहीं है, ठीक है ना। एक बार हम उसको थोड़ा सॉल्व करके आइडिया ले लेते हैं बस। स्मारकों और स्थलों हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस विश्व विरासत दिवस 2017 की विषय वस्तु निम्नलिखित में कौन सी थी, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो विरासत दिवस जो मिलाया था, विश्व विरासत दिवस मतलब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं कि 94 which one of the following is the themes of the international day of monuments and site वर्ल्ड हेरिटेज। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज का जो इंटरनेशनल डे होता है तो उसका सब्जेक्ट क्या था 2017 के लिए। तो फ्रेंड्स, आप इसे क्या आइडिया ले सकते हैं कि 2020 या 21 के लिए इस वर्ल्ड हेरिटेज डे का सब्जेक्ट क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने प्रीवियस पेपर भी डिस्कस किया था जीएस का, तो उसमें भी सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है ना। जो भी करंट में इवेंट हुआ है तो उसमें उसका सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं, जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहा है करंट में तो उसका आप सब्जेक्ट थोड़ा देख के जाइए, ठीक है ना। इसको हम आंसर नहीं करेंगे, ठीक है ना, 2017 का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2017 में यूएसए ने उग्रवादियों के छिपने के लिए संदिग्ध स्थानों पर एमओएबी विशाल आयुध वायु वेग विस्फोट, जिसे सामान्यतः मदर ऑफ ऑल ऑफ बॉम्ब कहा जाता है, निम्नलिखित में किस देश पे गिराया था। तो मदर ऑफ ऑल ऑफ बॉम्ब किस देश में गिराया गया था फ्रेंड्स, अफगानिस्तान में। कंफ्यूज मत होना, सीरिया में नहीं, अफगानिस्तान में गिराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आभासी मुद्राओं के लिए ढांचे की जांच करने हेतु भारत सरकार द्वारा हाल ही में गठित की गई अंतर अनुशासनिक समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन है। डिप्टी गवर्नर ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक, विदेश सचिव। इसका इंग्लिश वाला वर्जन देखते हैं फ्रेंड्स। ओके, who among the following is the chairman of interdisciplinary committee constituted recently by the government of India to examine framework of virtual currency। वर्चुअल करेंसी का फ्रेमवर्क को एग्जामाइन करने के लिए, है ना, कौन किसको इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज डी। तो डिप्टी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के जो डिप्टी गवर्नर है उनको वर्चुअल करेंसी के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया। संपदा स्कीम किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो संपदा स्कीम एक काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है फ्रेंड्स। एक्चुअली इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि जो हमारा जो रॉ फूड होता है, जो रॉ मटेरियल जो हमारे किसान पैदा करते हैं, सब्जी हो गया, जो भी चावल है, तो उसको प्रोसेसिंग किया जाए। प्रोसेसिंग करने और उसको नया प्रोडक्ट बनाने में जो भी गैप है उनको सुविधा प्रदान करना, उन गैप को फुलफिल करना। तो इसके लिए क्या किया, इस स्कीम के अंदर क्या क्या बोला गया, मेगा फूड पार्क स्टेबलाइज किए जाएंगे, कोल्ड चेन स्टेबलाइज की जाएगी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरिंग यूनिट बनाई जाएंगी, ठीक है ना। इस तरह हम जो जो रॉ मटेरियल निकलता है उसको आसानी से प्रोसेसिंग कर पाए, ठीक है ना, वो खराब ना हो और
किसानों को भी उसकी अच्छी कीमत मिल पाए, इससे रिलेटेड संपदा स्कीम है, ठीक है ना। याद रखिए किसके द्वारा चलाई गई थी, फूड से रिलेटेड है फ्रेंड्स, तो ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा चलाई गई थी, मीन्स खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए, उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस लंबाई सबसे छोटा दिन कौन होता है, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध मतलब ये बोल रहा है, ये देखिए उत्तर की ओर बात कर रहा है, तो उत्तर गोलार्ध में तो जहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है, तो उसमें सबसे ठंडी के समय में सबसे छोटा दिन कौन होता है, तो दिसंबर की बात होगी, ठीक, नवंबर में ठंडी पड़ती है, ठीक है, नवंबर या दिसंबर हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय रेलवे ने बहुत से गुणात्मक सुधार किए, हाल के ही वर्षों में निम्नलिखित में से कौन से सुधार हुए हैं। तो ये हाल के ही वर्षों पूछ रहा है, मतलब करंट का पूछ रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम लीव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है, तो ये फ्रेंड्स काफी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा होगा आपने। तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो तो कहाँ से होती है, किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो याद रखिएगा, इसका मैप बना के आप याद रखिए, ठीक है ना। ये दक्षिण, ये दक्षिण से आ रहा है, ठीक है ना, ये दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये इधर से आ रहा है, ठीक है ना, ये इधर एंगल से आ रहा है, इस इसके और इसके बीच से आ रहा है, इसलिए बोला जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकतम वर्षा होती है, तो याद रखिएगा। भारत के जीव मंडल रिजर्व का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय जीव मंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स अगेन ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर इंपॉर्टेंट है। तो मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल को जीव मंडल रिजर्व में शामिल किया। याद रखिएगा, मन्नार का खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल को जीव मंडल में शामिल किया, जीव मंडल रिजर्व। जीव मंडल रिजर्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओके, बायोस्फीयर रिजर्व, बायो किसको बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। याद रखिएगा, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इसको शामिल किया, गल्फ ऑफ मन्नार, नोकरेक, पंचमढ़ी एंड सिमलीपाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे के मैग्नेटाइट अयस्क, मैग्नेटाइट अयस्क मतलब मैग्नेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है, के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसे काले अयस्क के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें लोहे की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है, सही है। इसमें 60 से 70% तक शुद्ध लोहा होता है, करेक्ट है। इसमें चुंबकीय गुण, मैग्नेटाइट नाम से याद रखें, मैग्नेटाइट, इसमें चुंबकीय गुण होता है फ्रेंड्स, तो ये राइट है, इसका तीनों आंसर क्या हो जाएगा, राइट, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगेन। थक्का बनने में निम्नलिखित में किस विटामिन की भूमिका होती है, काफी काफी सिंपल है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के। प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, देखिए जो प्रोबायोटिक पद है 104, विच वन ऑफ द फॉलो द टर्म ऑफ प्रोबायोटिक इज अप्लाइड टू एंटीबायोटिक, एंटासिड, ऑर्गेनिक फूड, लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट। प्रोबायोटिक इज रिलेटेड टू लाइव माइक्रोबियल, सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के लिए प्रोबायोटिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा सूक्ष्मजीव दूध के दही में, बहुत बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस एसिड, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लिक अम्लों की आणविक संरचना से संबंधित शोध, न्यूक्लिक एसिड की आणविक संरचना से संबंधित शोध के लिए फ्रांसीसी क्रिक और जेम्स वाटसन, आपको याद होगा फ्रेंड्स, क्रिक और जेम्स वाटसन के साथ स्टैटिक का क्वेश्चन 1962 के नोबेल पुरस्कार का भागीदार निम्नलिखित में कौन से था, मतलब निम्नलिखित में कौन था, मतलब तीन लोगों को मिला था, तो एक फ्रेंड और व्यक्ति कौन कौन थे, तो कौन थे वो, मैरिस हॉग और फ्रेडरिक विल्किंस। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, करंट का नहीं है। अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है क्योंकि वायु दाब कम हो जाता है, सिंपल है। वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि वो समांतर किरणें भेजता है, सही है, वेरी सिंपल फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तोला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसके भार पर क्या प्रभाव होगा, कमी होगी, और क्या, प्रकाश वर्ष किसका माप, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। आप देखिए, फिर भी डिमोटिवेट मत होइएगा, हम उसको कंप्लीट करना है हमें, ठीक है ना, छोड़ के मत जाइएगा समय। चलिए, बस कुछ ही क्वेश्चन और बचे हुए हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पथ में घूम रहे एक उपग्रह के बारे में, और फ्रेंड्स एक चीज और बताना चाहूंगा, आज नाइट में मैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा, और वो प्रैक्टिस सेशन जैसे अपने 2017 का सी उसका पहला प्रैक्टिस सेशन था, उसी की तरह इंपॉर्टेंट और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होने वाला है फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा। तो अभी इसको
हम सॉल्व करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पथ से घूम रहे एक उपग्रह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उपग्रह को भूमि स्टेशन से दूरस्थ नियंत्रण द्वारा परिक्रमा पथ में रखा जाता है। उपग्रह को पश्च गतिक रॉकेट द्वारा परिक्रमा पथ में रखा जाता है। परिक्रमा पथ में घूमने के लिए उपग्रह को सौर पट्टिकाओं और ठोस ईंधनों की ऊर्जा मिलती है। परिक्रमा पथ में घूमने के लिए उपग्रह को किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो राइट आंसर यही होगा, ठीक ना, क्योंकि उपग्रह को घूमने के लिए परिक्रमा पथ में किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये तो सबको पता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई ट्रांसफर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर मीन्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर यूज्ड फॉर। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आप इलेक्ट्रिकल पावर step up transformer will increase electrical power or electrical voltage. So right answer is electrical voltage, not electrical power. Okay. निम्नलिखित में कौन सी तरंग प्रति फोटान अधिकतम, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस रेंज में सबसे ज्यादा अधिकतम फोटान ऊर्जा होती है, ठीक है ना। तो किस रेंज में अधिकतम फोटान ऊर्जा होती है फ्रेंड्स? एक्स रेंज में अधिकतम फोटान ऊर्जा होती है। एक्स रेंज में अधिकतम फोटान ऊर्जा होती है। एक्चुअली फ्रेंड्स बैटरी लो हो गई है, ठीक है ना, तो बैटरी 1 मिनट। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम कार्बन CO2 की मात्रा कितनी मात्रा उत्पन्न करता है? नहीं पता, नहीं पता सर। आगे बढ़ते हैं। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लोहे से सस्ता है। नो। नीलाभ सफेद धातु है। नो। उष्मा नहीं। राइट आंसर इज ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? तो सबसे नंबर 1 पे कौन सी गैस आती है? नाइट्रोजन। नंबर 2 पे कौन सी गैस आती है? ऑक्सीजन। राइट आंसर इज ए। निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? बालों का काटना। नो। प्राकृतिक रूप से बाल सफेद हो जाना, ये हो सकता है। जल का रेजिन में फूलना, दिस इज फिजिकल रिएक्शन। ओके, फिजिकल। फलों का काटना। राइट आंसर इज बी। निम्नलिखित में कौन से रसायन का उपयोग धोने के सोडे के रूप में किया जाता है? बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। धोने के लिए सोडियम कार्बोनेट। ओके। खाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट मतलब फिटकरी, पोटेशियम पर फिटकरी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे रोगाणु मर जाते हैं। यह अपद्रव्यों और शुद्धियों को घोल देता है। यह एक अपचायक है, यह एक आक्सीकारक है। तो मेरे हिसाब से फिटकरी वो एक आक्सीकारक है कि अपचायक है? यार यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, अपचायक है कि आक्सीकारक है? 120। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी ऑक्सीकारक हो सकता है, ठीक है ना। 120 का राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप देख लीजिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? मे बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कीजिए। देखिए मोपला, अच्छा इन आंदोलनों को उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। तो यहाँ से आपको ये तो कंफर्म फ्रेंड्स कि ये 4 ऑप्शन सबसे लास्ट में होगा, नमक सत्याग्रह, ठीक है ना। तो जिसमें 4 है उसको केवल देखेंगे, इसको और इसको एलिमिनेट कर देंगे, ए और डी को। हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है ना। अब इसका फाइंड कर सकते हैं आप, इसका स्टार्टिंग 3 से हो रहा है, इसका स्टार्टिंग 2 से हो रहा है। 3 क्या है? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको पता होगा, ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ठीक है ना। 1917 में चंपारण में महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना। उसके बाद तो 3 से जिसका स्टार्ट हो रहा है 2, बारदोली सत्याग्रह फ्रेंड्स काफी लेट में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह हुआ था आपका 1928 में, 1928 में। और इसको किसने लीड किया था? इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था। ये किसके विरोध में था? एक्चुअली जब सरकार ने, जब बारदोली की सरकार ने, मतलब अंग्रेजों ने वहां का टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, उसके विद्रोह में बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था फ्रेंड्स। और इसको किसने लीड किया था? सरदार पटेल ने लीड किया था, ठीक है ना। मोपला विद्रोह किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? मोपला विद्रोह फ्रेंड्स
केरल के मुसलमानों से रिलेटेड है, केरल के मोपला मुसलमानों से रिलेटेड है, जिन्होंने जमींदारों के विरुद्ध विरोध किया था, जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध। एक्चुअली क्या जमींदार ने काफी कर बढ़ा के काफी अत्याचार कर रहे थे, तो इसके विद्रोह में मोपला विद्रोह हुआ था। और इस पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दामोदर सावरकर ने एक उपन्यास की रचना भी की है, मोपला, ठीक है ना। तो इसके रिलेटेड उपन्यास है, तो कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा मोपला उपन्यास किसने लिखा है, दामोदर सावरकर जी ने। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से इसका आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंपारण, मतलब इसका 3, फिर उसके बाद हो जाएगा। मोपला विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स, ये याद रखिए 1921 में हुआ था, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑर्डर क्या हो जाएगा, चंपारण, मोपला और बारदोली, ठीक है ना। तो 3, 1, 2, 4 राइट आंसर इज बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा यात्रा वृत्त मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में गहरी जानकारी प्रदान करता है। तो इब्न बतूता का रिहला, क्योंकि इब्न बतूता मोहम्मद गौरी से रिलेटेड, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में कौन चिश्ती सूफी संत नहीं है। तो ये तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ये तो चिश्ती हैं। बाबा फरुद्दीन गजे शंकर, ये भी चिश्ती हैं। निजामुद्दीन औलिया भी। शेख बहाउरुद्दीन जकारिया, ये चिश्ती नहीं है। राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट, कुछ छूट गया है क्या। नहीं, नहीं। अप्रैल 2017 में भारत ने महात्मा गांधी से संबंधित किस घटना के 100 वर्ष पूरे होने का समारोह मनाया था। 2017 का है, ठीक है ना, तो इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। निम्नलिखित में किस घटना के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो किस घटना के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है, 125। इंग्लिश वाला सेक्शन देखते हैं फ्रेंड्स। डिस्पर्शन ऑफ लाइट के कारण, है ना, 125। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में किसके परावर्तन को प्राप्त कर चमगादड़, तो चमगादड़ कौन सी तरंगों का यूज करते हैं फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा पराश्रव्य तरंगों का यूज करते हैं, ठीक है ना। 126 का एक इंग्लिश वाला वर्जन भी देख लेते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स, चमगादड़ हमेशा अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं, पराश्रव्य तरंगों का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न ताप पर रखी किसी वस्तु से उच्च ताप पर रखी वस्तु की ओर उष्मा स्वतः प्रवाहित नहीं हो सकती, यह कथन क्या कहलाता है। तो यह कथन आपका कहलाता है उष्मागतिकी का दूसरा नियम, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ। आगे, निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक अन्य 3 के वर्ग से संबंधित नहीं है। मतलब कौन सी जो रे है बाकी से अलग है। रेडियो वेव, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें, रेडियो, ये तो इसमें सिंपल आंसर है ध्वनि तरंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित तो कौन सा सही नहीं है। मानव नेत्र अपसारी लेंस से युक्त एक आवर्तन निकाय है, मानव नेत्र के रेटिना में संवेदी, ये सही है। रेटिना पर फोकसित होने वाला प्रत्येक बिंब औंधा होता है, यह भी सही है। वस्तुओं को सापेक्षित स्थितियों की सही परख करने के हम दोनों को राइट आंसर इज ए, ये सही नहीं होगा, ठीक है ना। राइट आंसर इज ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो डिमोटिवेट मत होइएगा प्लीज, और इंटरेस्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं कर रहा हूं तो आपको भी करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। पराश्रव्य तरंगे परावर्तित अपवर्तित अवशोषित हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकती है, पराश्रव्य तरंगे परावर्तित अपवर्तित अवशोषित हो सकती है। तो ये कथन सही नहीं है। राइट आंसर इज ए। देखिए, केवल एक ऑप्शन को पढ़ के हम आंसर कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, आप भी कर सकते हैं। 131, देखिए क्या बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिव इंडेक्स TTIC 2017 रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, TTCI इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू रिलीज किया जाता है। पिछले पिछले 2017 के पेपर में, जीएस के पेपर में कोई एक रिपोर्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही रिलीज किया जाता है, उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो TTCI, इस तरह के इन्फॉर्मेशन को आप लिख लिया करिए फ्रेंड्स। TTCI का जो कॉम्पिटेटिव इंडेक्स है, टूरिज्म कॉम्पिटेटिव इंडेक्स, किसके द्वारा लॉन्च किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू लॉन्च किया था। इसमें भारत की रैंक पूछ रहा है 2017, ठीक है ना। तो अब हमें 2020 और 21 के अनुसार भारत की रैंक देखनी है, अकॉर्डिंग टू दीज इंडेक्स, टूरिज्म कॉम्पिटेटिव इंडेक्स, ओके, TTCI इंडेक्स के अनुसार। तो TTCI इंडेक्स के अनुसार
2000 2020 और 21 में हम इसका देखेंगे भारत का रैंक क्या है, ठीक है ना। वेट अ मिनट फ्रेंड्स। तो अभी आप जैसे गूगल करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके अनुसार भारत का रैंक क्या है, 34th रैंक है, ठीक है ना। 2021 में सॉरी 2022 में अकॉर्डिंग शायद इसका जो रैंक है 34th रैंक है। तो पिछले से हमें नहीं मतलब है, करंट में देखेंगे 2020 में इसका रैंक क्या है, 2021 में इसका रैंक क्या है, ठीक है ना। इसका रैंक 34th है। आप इसको एक बार गूगल करके और इस इन्फॉर्मेशन को आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप ऐसा करिए जैसे ये पेपर हम सॉल्व करें, ठीक है ना। तो इस पेपर में जो जानकारी आपको नहीं पता है, जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, तो उसका एक शॉर्ट नोट बनाइए। जैसे जैसे इसने जैसे हमने यहाँ पे देखा ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिव इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू रिलीज किया था। इसमें करंट में भारत का रैंक क्या है, 34। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लिख लिया करेंगे, एक छोटा सा नोट बनाएंगे, छोटी सी कॉपी, ठीक है ना। तो चलिए, ताकि रिवाइज करने में आसानी हो, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2017। अब ये फिर से वही क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड हेल्थ डे 2017 का थीम क्या है। तो हम वर्ल्ड हेल्थ डे 2021 का थीम देखेंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ डे 2021 का थीम क्या है, बिल्डिंग ए फेयरनेस एंड हेल्थियर वर्ल्ड। एक फेयरलेस एंड हेल्थियर वर्ल्ड बनाना, ये क्या है, ये 2021 का 2021 का थीम है। और 2020 का थीम क्या था, सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स। ये 2020 का थीम था। और 2021 का क्या, बिल्डिंग ए फेयर एंड हेल्थियर वर्ल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, जल्दी से इसको खत्म करना है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैड लॉन्च्ड ए न्यू प्रोग्राम ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम आईसीएस आईसीपीएस पीसी सॉरी इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम आईसीपीएस टू फोस्टर एंड प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए किस मिनिस्ट्री ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो रिसर्च और डेवलपमेंट को कौन प्रमोट करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री प्रोग्राम लॉन्च करेगी, बताइए आप। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अच्छा नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल स्ट्रक्चर। तो नागर, देखिए नागर शैली के बारे में, ये काफी अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड। नागर शैली के बारे में कौन सा, consider the following statement about the Nagar or Nagar style of temple architecture. The style of temple are commonly found in the area between Himalayan and Vindhya. Very good, बहुत सही है। The most striking feature of this style is pyramidal शिखर। No, नागर शैली में पिरामिडिकल शिखर की बात नहीं की गई फ्रेंड्स। नागर शैली के मंदिरों में चतुष्फलक, ओके, चतुष्फलक की बात की गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो क्या, ऑप्शन ए वन डी। अशोका कनेक्शन विद द बुद्धिज्म इज इवेंट फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट। तो इसका हिंदी में देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में किस राजा देश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं। तो वो कौन सा है फ्रेंड्स, वो है आपका सी, लघु शिलालेख राजा देश वन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के निम्नलिखित में किस पर विचार किया था। देखिए फ्रेंड्स, ये अगेन काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आपने अच्छे से कैबिनेट मिशन के फीचर नहीं पढ़े तो आप इसमें उलझ जाएंगे। ये बोल रहा है कि महासंघ परिसंघ एकात्मक शासन प्रणाली राज्यों का संघ, ठीक है ना। अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इंग्लिश वाला सेक्शन भी देख सकते हैं। द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया इन्विस्केज्ड फेडरेशन कन्फेडरेशन। देखिए फेडरेशन की बात की गई थी कि कन्फेडरेशन की बात की गई थी, यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर आप हिंदी सेक्शन पढ़ते तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। फेडरेशन की बात की गई थी फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन में, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन कब आया था, 1942 में, ठीक है ना। सॉरी 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, सॉरी सॉरी 1946 में आया था। और इसका क्या मेन मेन क्या उद्देश्य था, इसका मेन उद्देश्य था ट्रांसफर पावर टू इंडिया, ब्रिटिश पावर टू ट्रांसफर सॉरी power transfer from British to India. Actually, power transfer from British to India. Okay, this is the main aim of the cabinet mission plan for plan. Okay, that is come from 1946.
तो द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया इन रिसर्च इज फेडरेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बचे हुए हैं यार। ओके, डिस्कस। बहुत सारे फ्रेंड्स, चलिए इसको अपोजिट सॉल्व करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मोसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया है? मेलुहा। आपने एक उपन्यास भी लिखा गया है मेलुहा, राइट है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करिए। नहीं सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स ये, क्योंकि ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। मेकोंग डेल्टा कहाँ स्थित है? याद रखिए, मेकोंग डेल्टा वियतनाम में स्थित है, ठीक है ना, न्यूज में रहता है। नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? गोदावरी, इंद्रावती सही है। गंगा, पेन गंगा, नो, पेन गंगा इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, दिस इज रॉन्ग। ओके, ये रॉन्ग हो तो ये भी राइट हो सकता है। तो हमें अपना आंसर पता चल गया, जो ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी और जल्दी करेंगे फ्रेंड्स इसको। वेयर इज द मेकॉन्ग, ओके दिस इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ क्वेश्चन। कोरियालिस प्रभाव किसका परिणाम है? दाब प्रवणता का, पृथ्वी के अक्षक का, पृथ्वी घूर्णन का। तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड, जो कोरियोलिस बल है हमेशा किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी घूर्णन से, ठीक है ना, पृथ्वी के घूर्णन से कोरियोलिस बल। ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेकिन देख लिए हमने। निम्नलिखित में कौन सा अग्नेय शैल नहीं है? अग्नेय शैल मीन्स ओके, ग्रेब्रो, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, बेसाल्ट। नॉट श्योर विद दैट क्वेश्चन, आई एम लीविंग। ओके, भारत के निम्नलिखित में किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में वन आच्छादित है? फ्रेंड्स, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सर्वाधिक सबसे सॉरी, सर्वाधिक क्षेत्र जिसमें वन आच्छादित है वो क्या है आपका? मध्य प्रदेश, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के बाद शायद छत्तीसगढ़ आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, ठीक है ना। मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूजन, लेकिन फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल के सापेक्ष वन क्षेत्र की प्रतिशतता के संबंध में भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। सभी राज्य आपके साउथ के राज्य हैं, ठीक है ना। इसमें किस में सबसे ज्यादा, किस प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है? तो केरल में है फ्रेंड्स, याद रखिए केरल में। आंध्र प्रदेश में तो नहीं हो सकते, क्योंकि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। अब चेंज हो गई शायद, तेलंगाना हो गई है ना। नहीं नहीं, स्टेट बना है वो तो, अभी भी राजधानी दोनों की हैदराबाद ही, सॉरी। भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक। मैप बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब आप मैप देखोगे इंडिया का तो आपको पता चलेगा कि तमिलनाडु की तटरेखा सबसे बड़ी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकपाल संस्था बनाई जाए, इसके लिए सबसे पहले आइडिया, अनुशंसा किसने बोला था इसके लिए सबसे पहले? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने बोला था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। लोकपाल के बारे में जानकारी ले लीजिए। देखिए, लोकपाल कब लाया गया था? अभी लोकपाल विधेयक कब लाया गया? 2013 में लोकपाल विधेयक पास किया गया अन्ना हजारे के प्रयासों के द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद अभी अभी लोकपाल विधेयक के अध्यक्ष कौन है? सॉरी, जो भी है कमेटी होगी जो भी है, उसके अध्यक्ष कौन है? पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष उसके अध्यक्ष है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। 2013 में पास हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय वर्षा का कारक है? सल्फर डाइऑक्साइड हमेशा अम्लीय वर्षा का कारक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। पेयजल की वांछनीय पीएच सीमा क्या है? एसएससी लेवल क्वेश्चन है, 6.5 से 8.5, ठीक है ना। राइट आंसर इज 6.5 to 8.5। Next move on, now move on next question. We have done with that. तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट पेपर हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना, कंप्लीट पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। अभी शायद इस सेक्शन का बचा हुआ, इधर का बचा हुआ है, ठीक है, तो भी देख लेते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन विचार हम कर लेते हैं। कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है, CO2 सही है, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सी ओ लगा है तो मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है। हाइड्रोजन का अपचयन हुआ है, कर नो, तो दोनों का ऑक्सीकरण हुआ है, 1 and 2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से लगभग कितने, देखिए ये अरुणाचल केवल यहाँ पे वेरी एकदम ईस्ट में है, ठीक है ना, और अपना गुजरात एकदम लास्ट है, एकदम वेस्ट में है। तो यहाँ से यहाँ पे सूर्योदय होने में 2 घंटे का टाइम लग जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है ना। राइट आंसर इज बी। फ्रेंड्स अब हम सब क्वेश्चन हमने कर लिया है, और ये हमने ये पेपर कंप्लीट कर लिया है जो 2017 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था, ठीक है ना। अब इसके बाद अब इसके बाद हम 2017 का ही एक दूसरा पेपर है, ठीक है। तो इस तरह 2017 के 3 पेपर हो जाएंगे। पहला पेपर का सेट हमने कर लिया है 2017 का, ठीक है ना, जो यूपीएससी के थ्रू ही पूछा गया था। और पहला पेपर का सेट काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा था फ्रेंड्स। उसका जीएस सेक्शन भी, उसका इंग्लिश सेक्शन भी, उसका मैथ सेक्शन भी। अब ये एक पेपर और था जो यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा कम रहता है, ठीक है ना। तो हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। एज अ बेस ऑफ समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब हम एक पेपर और डिस्कस करेंगे 2017 का, जो पेपर 2 होता है, ठीक है ना। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम 2018 पे मूव करेंगे। तो उस पेपर का भी हम जीएस सेक्शन अलग लाएंगे, और मैथ सेक्शन अलग, और आपका इंग्लिश सेक्शन अलग। तो मैं भी हो सकता है आज रात को 12 बजे के बाद मैं उसका मैं इंग्लिश वाला सेक्शन डिस्कस कर दूंगा, और मैथ या जीएस का आपको सैटरडे को या फ्राइडे को, सॉरी सैटरडे को आपको उसका वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चैनल पे बने बने रहिए, एंड नेवर गिव अप, ऑलवेज कीप इन माइंड, नेवर गिव अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।